नमस्कार। पिछले 10 सालों में ना भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव आया है। आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर कैसे भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था, अब अपनी वो पहचान बदलकर एक बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन रहा है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या भारत हमेशा से हथियारों का एक मजबूर खरीदार ही था? मतलब दशकों तक तो दुनिया में भारत की इमेज यही थी, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर कहानी में अब कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है? देखिए, ये बात तो सच है कि दशकों तक भारत दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्टर्स में से एक था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल रही है और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर दिख रहा है, हमारी सरहदों पर दिख रहा है और ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भी साफ साफ महसूस किया जा सकता है। तो इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, 2014 से पहले के दौर में, एक ऐसा दौर जो लगभग पूरी तरह से फॉरेन डिपेंडेंसी का था। तो ये देखिए 2014 से पहले की तस्वीर। भारत अपनी डिफेंस की जरूरतों का सोचिए लगभग 70% हिस्सा रूस, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों से इंपोर्ट करता था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी थी, एक ऐसी कमजोरी जो किसी भी संकट के समय देश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती थी। और इस डिपेंडेंसी के नतीजे भी बहुत गंभीर थे। एक तरफ तो था पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब घोटालों के डर से फाइटर जेट से लेके सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट तक हर चीज की खरीद सालों साल अटकी रहती थी। दूसरी तरफ एक डिफेंसिव माइंडसेट था। यह माना जाता था कि भाई बॉर्डर पर सड़कें बना दी तो दुश्मन को आने में आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी थी, एक डर जो हमेशा बना रहता था कि अगर जंग छिड़ गई तो यह विदेशी सप्लाई कहीं रुक ना जाए। तो सवाल उठता है कि ये सब बदला कैसे? 2014 के बाद इस डिपेंडेंसी को तोड़ने और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड स्टेप लिया गया। इस पूरे बदलाव की नींव रखी गई दो बड़े आइडियाज पर, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। इनका मकसद सिर्फ हथियार खरीदना नहीं था, मकसद था भारत को एक ऐसा देश बनाना जो अपने हथियार खुद डिजाइन करे, डेवलप करे और फिर बनाए भी। ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक क्रांति भी थी। अब इस नई स्ट्रेटेजी को जमीन पर उतारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। जरा सोचिए, 5000 से ज्यादा मिलिट्री आइटम्स की लिस्ट बनाई गई और कहा गया कि अब इनका इंपोर्ट धीरे धीरे बंद होगा। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज था। फिर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए और बॉर्डर पर तो रिकॉर्ड स्पीड से सड़कों और टनल्स का पूरा एक नेटवर्क बिछा दिया गया। और इन सब पॉलिसीज का नतीजा निकला भारत की अपनी इंडिजिनस मिलिट्री पावर का एक शानदार प्रदर्शन। एनएस विक्रांत को ही देख लीजिए, ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये समंदर में भारत की बढ़ती ताकत और सेल्फ रिलायंस का सिंबल है। हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज एयरफोर्स की रीढ़ बन रहा है और प्रचंड हेलीकॉप्टर। कमाल की बात यह है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन जैसी खतरनाक ऊंचाइयों पर भी आराम से ऑपरेट कर सकता है। ये भारत को एक यूनिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे ड्रामेटिक, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ना, वो है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। साल 2013-14 में भारत का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? सिर्फ 686 करोड़ रुपए। इस नंबर को याद रखिएगा, 686 करोड़। और अब ठीक 10 साल बाद 2023-24 में ये आंकड़ा पहुंच गया है 21,083 करोड़ रुपए पर। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। ये जो चार्ट है, ये इस अनबिलीवेबल ग्रोथ को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक दशक में 30 गुना से भी ज्यादा का जंप। ये बायर से मेकर बनने वाली सोच का सीधा और दमदार नतीजा है। तो अब भारत सिर्फ एक बायर नहीं रहा, आज भारत 85 से ज्यादा देशों को अपने हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देना हो या आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये सब इसी नई हकीकत के बड़े एग्जाम्पल्स हैं। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ हार्डवेयर और एक्सपोर्ट के नंबर्स की नहीं है। एक मजबूत फौज के लिए एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी होता है। और यहीं पर रोल आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद बनाना। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बिठाने और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। फिर
वन रैंक वन पेंशन की जो दशकों पुरानी मांग थी उससे पूरा किया गया, जिससे सैनिकों और वेटरन्स का मनोबल बढ़ा। और नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए कॉम्बैट रोल्स और एनडीए के दरवाजे खोल दिए गए, जिससे हमारी सेनाएं और ज्यादा इंक्लूसिव बनी। तो चलिए अब इन सभी बदलावों के जो नतीजे निकले हैं उन्हें एक बार समराइज करते हैं और देखते हैं कि आगे की राह कैसी नजर आती है। ये टेबल जो है ये इस पूरे बदलाव का निचोड़ है, एक तरह का बिफोर वर्सेस आफ्टर। 2014 से पहले अप्रोच थी एक बायर की, अब है एक मेकर और एक्सपोर्टर की। बॉर्डर पर पॉलिसी डिफेंसिव से एग्रेसिव हो गई है। किसी भी हमले पर मिलिट्री रिस्पांस अब सिर्फ डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन तक नहीं रुकता, बल्कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक तक जाता है। और सेनाओं के बीच जो कोऑर्डिनेशन पहले अलग अलग था, अब वो सीडीएस के अंडर इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है एक गहरे, एक फंडामेंटल चेंज इन माइंडसेट की। ये कहानी है डिपेंडेंसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाने की और एक डिफेंसिव सोच से एक असर्टिव राष्ट्र बनने के सफर की। हाँ, ये मानना भी जरूरी है कि अभी भी कुछ क्रिटिकल एरियाज हैं, जैसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स, जहां पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना बाकी है। तो सफर अभी लंबा है और चैलेंजेस भी हैं। और ये सारी बातें हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जिस स्पीड और डायरेक्शन में भारत आगे बढ़ रहा है, क्या वो जल्द ही एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर बनकर उभरेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।